नमस्कार दोस्तों। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम लोगों ने ऑलरेडी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और जो उनके डिसएडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स इन सब को डिस्कस कर लिया है और ये सब हम लोगों ने थ्रू एमसीक्यूज डिस्कस किया है। आपने वीडियो नहीं देखा है, वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग इसी सीरीज में रिवोल्ट ऑफ 1857 को डिस्कस करेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है, When was the new Enfield rifle with greased cartridges introduced in the British Indian Army? जो इनफील्ड राइफल जो है, जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस के साथ आया था, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वो इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हुआ क्या था कि दिसंबर 1856 में जो कंपनी जो थी वो अपने पुराने राइफल्स को चेंज कर रही थी। पुराने राइफल्स को चेंज करने के बाद एनफील्ड राइफल्स जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रही थी। इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने 3 जगह पे अपना जो इम्पोर्टेंट बेस जो है वो बनाया था, दमदम में, अम्बाला में और सियालकोट में। उस राइफल में क्या था कि राइफल को जो कार्ट्रिज जो था राइफल का, उस कार्ट्रिज में ऐसा अफवाह उड़ा उस समय कि उसमें जो है पिग का और काऊ का चर्बी मिलाया हुआ है और जिसे दांत से खींच के निकालना पड़ता था कार्ट्रिज को लगाने से पहले। तो ये जो था एक मेन रीज़न बना कि 1857 का रिवोल्ट हुआ, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के लिए जो है काऊ और पिग्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उनके धर्म में इन्हें जो है काफ़ी पवित्र माना गया है। तो इस वजह से जो 1857 का रिवोल्ट हुआ और जो एनफील्ड राइफल जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1856 में। तो ये एक मेन रीज़न था 1857 के रिवोल्ट का, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपाहीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस? इनमें से कौन सा ऐसा रीजन नहीं था जिससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाहीज थे वो रिबेलियस हो गए थे? पहला ऑप्शन कहता है कि द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। ये एक 100% यह एक रीजन था, क्योंकि जो उस समय के इंडियंस थे वो ब्रिटिशर से इसलिए भी नाराज़ थे कि ब्रिटिशर से क्या, यूरोपियंस से इसलिए नाराज़ थे क्योंकि ये इंडिया में आए थे और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे थे। तो ये एक मेन रीज़न था जो उस समय के लोगों के मन में था। दूसरा ऑप्शन है द ऑर्डर टू द सिपाहीज टू ट्रेवल ऑन शिप्स। दूसरा नंबर ये है कि उस समय के जो हिंदूज थे वो ये नहीं चाहते थे कि समुद्र में यात्रा करें, क्योंकि उन्हें लगता था कि समुद्र में अगर यात्रा करूंगा शिप से तो हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ये भी उस समय के जो हिंदूज थे उनके दिमाग में ये था। तो ये एक कारण भी था कि द ऑर्डर टू द सिपाहीज टू ट्रैवल ऑन शिप्स। तीसरा था द स्टॉपेज ऑफ भत्ता। जो उस समय के जो सोल्जर्स थे उनको जो है पंजाब और सिंध में काम करने के लिए भत्ता मिलता था। तो उस समय की जो कंपनी थी उसने कहा था कि हम भत्ता को जो है कम करने वाले हैं, भत्ता को रिड्यूस करने वाले हैं। तो ये भी एक कारण बना डिससेटिस्फैक्शन का, जो सिपाहीज थे उनके डिससेटिस्फैक्शन का। चौथा ऑप्शन कहता है इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, क्योंकि ऑफिसर्स की इनएफिशिएंसी से इसका कुछ लेना देना नहीं था। तो ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट जो है वो हुआ था। और इमीडिएट रीजन कौन था वो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट। मंगल पांडे का इंसिडेंस कहाँ पे हुआ था? तो मंगल पांडे का इंसिडेंस हुआ था बैरकपुर में, बैरकपुर छावनी में। मंगल पांडे 34th रेजिमेंट के सिपाही थे और उसी समय ये 29 मार्च 1857 को ये इंसिडेंट हुआ था। 1857 को हुआ था, 29 मार्च 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज बेस्टोर्ड विद द टाइटल ऑफ साहब ए आलम बहादुर बाई बहादुर शाह जफर। यानी बहादुर शाह जफर के द्वारा साहेब ए आलम बहादुर की टाइटल किसको दिया गया था 1857 के रिवोल्ट के समय में? तो वो दिया गया था बख्त खान का। बख्त खान जो था वो एक तरह से बहादुर शाह जफर का जनरल हुआ करता था और उसे ही, और 1857 के रिवोल्ट के समय में दिल्ली में एक तरह से बख्त खान ने ही 1857 के रिवोल्ट को जमाया था। इसलिए जो है बख्त खान को बहादुर शाह की तरफ से साहेब ए आलम बहादुर की उपाधि दी गई थी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज। 1857 इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल का सिंबल क्या रखा था? तो उस समय के लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था लोटस और चपातीज, और ये जो सिंबल था ये लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता था किसी इंसिडेंस के प्रति, इसलिए लोटस और चपाती को जो है उस समय सिंबल रखा गया था 1857 के रिवोल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द अपराइजिंग 1857 वाज रिकैप्चर्ड बाय इंग्लिश, यानी कि 1857 अपराइजिंग के समय में किस सेंटर को अंग्रेजों ने दोबारा जो है रिकैप्चर कर लिया था? तो वो था दिल्ली। दिल्ली को दोबारा रिकैप्चर कर लिया था क्योंकि 1857 में जब बैटल ऑफ शामली हुआ था जिसमें हाजी इमादुल्ला और ब्रिटिशर्स के बीच युद्ध हुआ था, तो हाजी इमादुल्ला अकेले पड़ गए, लेकिन ब्रिटिशर्स को सिख्स और पठान्स जो पंजाब के थे उन्होंने काफ़ी साथ दिया, और इस वजह से ब्रिटिशर्स की जीत हो गई थी और 1857 में जाके दोबारा इंग्लिश जो है वो दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। तो दिल्ली जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट बरेली। बरेली में लीडर कौन था 1857 रिवोल्ट का? तो बरेली में था खान बहादुर। खान बहादुर जो थे वो बरेली में 1857 के रिवोल्ट के लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड। लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर सिचुएटेड है? तो वो है ग्वालियर में। ग्वालियर में सिचुएटेड है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था वाराणसी, और इनका जो है बर्थ का नाम क्या है? तो वो था मणिकर्णिका। तो ये तीनों चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बैटेड इन द लास्ट बैटल अगेंस्ट, यानी लास्ट बैटल जो युद्ध में लड़ रही थी तो वो किसके अगेंस्ट में वो लड़ रही थी? तो वो थे हुरोज के अगेंस्ट में जो है इन्होंने लास्ट बैटल लड़ा था। एक्चुअली में रानी लक्ष्मीबाई की ये कहानी आपको याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई की शादी जो है 14 साल की उम्र में ही हो जाती है राजा गंगाधर राव से। गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और उसी समय डलहौजी ने एक नियम लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू होता था कि जिसका भी कोई हेयर नहीं होता था उसकी जो प्रॉपर्टी थी और उसका जो राज्य था वो राज्य जो है ब्रिटिशर्स अपना में एनेक्स कर लेते थे। तो जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है तो रानी लक्ष्मीबाई का उसमें कोई बेटा नहीं था, तो इस वजह से जो है झांसी को एनेक्स कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसी के अगेंस्ट में रानी लक्ष्मीबाई जो है वो आवाज़ उठाती है और युद्ध लड़ती है ब्रिटिशर्स से, और लास्ट लड़ाई जो है वो ग्वालियर में लड़ती है ह्यूरोज में, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है रानी लक्ष्मीबाई की। तो रानी लक्ष्मीबाई जब मरी थी तो मृत्यु के बाद ह्यूरोज जो थे, जो उस समय के कमांडर थे, उन्होंने कहा था कि स्लीपिंग ब्यूटी इज़ द ओनली मैन अमंग ऑल इंडियन रिबेल लीडर, यानी कि जितने भी इन्होंने एक तारीफ में कहा था कि जितने भी लीडर यहाँ पे है उनमें से केवल यही एक मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में उन्होंने ये बात कही थी। तो ह्यूरोज जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय। लखनऊ में जो है वो किसने रिवोल्ट किया था? तो लखनऊ में किया था बेगम ऑफ अवध, यानी कि हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में रिवोल्ट किया था। बेगम ऑफ अवध भी उन्हें कहा जाता है। Who among the following was the leader of 1857 uprising at इलाहाबाद? इलाहाबाद में किसने रिवोल्ट किया था? अभी हमने लखनऊ देखा बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में किसने किया था? तो इलाहाबाद में किया था मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में रिवोल्ट किया था। Who was the commander in chief of नाना साहेब? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन हुआ करता था उस समय? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ हुआ करते थे तात्या टोपे। तात्या टोपे जो थे वो नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। अजीमुल्ला खान वाज एन एडवाइजर टू। अजीमुल्ला खान किसके एडवाइजर थे? तो अजीमुल्ला खान थे नाना साहब के एडवाइजर, और इन्हें जो है क्रांति दूत के नाम से भी, अजीमुल्ला खान को क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय ब्रिटिशर्स, यानी कि किसके द्वारा जो है जो उसका दोस्त ने उसे धोखा दे दिया और उसे जो है हैंग कर दिया गया था, डेथ हो गई थी
वो थे तात्या टोपे। तो ग्वालियर में जब युद्ध हो रहा था तो ग्वालियर में तात्या टोपे और रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो दोनों मिलकर युद्ध लड़ रही थी, लेकिन ग्वालियर में जो है वो हार हो जाती है ब्रिटिशर्स के हाथों। तो तात्या टोपे क्या करते हैं कि तात्या टोपे वहाँ से भाग के जंगल में चले जाते हैं, लेकिन जंगल में जाके बहुत दिन भटकते हैं। लेकिन उसके बाद एक मान सिंह नाम का एक आदमी था जो ये बात जाके ब्रिटिशर्स को बता देता है, और उसके बाद ब्रिटिशर्स जो है उन्हें पकड़ के उन्हें फांसी पर चढ़ा देते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कहा गया है कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बिट्रेड, तो मान सिंह ने इन्हें बिट्रे किया था। किसे बिट्रे किया था? तात्या टोपे को। तो तात्या टोपे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग टू, यानी कुंवर सिंह किस प्लेस से बिलोंग करते थे? तो कुंवर सिंह जो है बिहार से बिलोंग करते थे, बिहार के जगदीशपुर के राजा थे, और आरा से इन्होंने 1857 के रिवोल्ट का नेतृत्व किया था। Who among the following was the leader of the revolution of 1857 in Assam? असम में 1857 लीडर का रेवोल्यूशन का जो लीडर था वो कौन था? तो वो था दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त जो थे वो थे असम में 1857 के रिवोल्ट का नेतृत्व कर रहे थे। Who defeated the joint army of British and जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? यानी कि ब्रिटिश और जोधपुर की जो ज्वाइंट आर्मी थी उसको किसने हराया था? तो वो हराया था ठाकुर कुशल सिंह ऑफ अववा। ठाकुर कुशल सिंह जो थे अववा के रहने वाले थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स और जोधपुर की ज्वाइंट आर्मी को 1857 के विद्रोह में हराया था। Who of the following was the bitterest enemy of British during the revolt of 1857? रिवोल्ट ऑफ 1857 के समय में ब्रिटिशर्स का सबसे ज़्यादा जो दुश्मन माना जाता वो किसे माना जाता था? तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह, और ये इतने ज़्यादा बिटरेस्ट एनिमी थे कि इनके सर के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था उस समय में। आप समझ लीजिए उस समय में 50,000 रुपये का क्या कीमत रहा होगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोएट। 1857 के रिवोल्ट को किसके द्वारा विटनेस किया गया था? तो वो किया गया था मिर्जा गालिब के द्वारा। मिर्जा गालिब के द्वारा रिवोल्ट को विटनेस किया गया था 1857 के विद्रोह को। Which dynasty supported British maximum during the 1857 freedom movement? 1857 के विद्रोह के समय में किस डायनेस्टी ने ब्रिटिशर्स को मदद किया था? तो वो था सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। जो सिंधियाज ऑफ ग्वालियर जो थे इन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद की थी। इसी के बारे में जो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर सिंधिया ने अगर हमारी मदद नहीं की होती तो हमें कल ही इंडिया छोड़ के जाना पड़ सकता था। ये बात कही थी लॉर्ड कैनिंग ने सिंधियाज के बारे में। Which of the following groups did not participate in the revolt of 1857? तो 1857 क्रांति में कौन सा ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो एग्रीकल्चरल लेबर ये पार्टिसिपेट किया था, फार्मर्स नहीं पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये साहूकार और लैंडलॉर्ड्स जो थे इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। साहूकार और लैंडलॉर्ड्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। साथ ही साथ जो पढ़े लिखे लोग थे और मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। और बहुत सारे जो एंटायर साउथ इंडिया तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था, साउथ इंडिया का वेस्टर्न इंडिया भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इसके साथ बहुत सारे जो राजा थे जैसे पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद, इन सब के जो रूलर हुआ करते थे उन सब ने भी ब्रिटिशर्स की मदद की थी, ना कि इंडियंस की मदद की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 and 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Who among the following did not rebel against the British East India Company's control over them? यानी किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के ऊपर रिबेल नहीं किया था? तो वो थे निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम ऑफ हैदराबाद ने जो है वो ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, ना कि उनके अगेंस्ट में गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजाम ऑफ हैदराबाद। बाकी ये जो थे राजा ऑफ विजयनगर, पोलीगर ऑफ तमिलनाडु और दीवान वेलुथम्पी ऑफ त्रावणकोर, इन सब ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था। Which one of the following territories was not affected by the revolt of 1857? तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिवोल्ट के समय में कौन सा टेरिटरी जो था वो अफेक्टेड नहीं था? तो लखनऊ से भी हमने पढ़ा कि बेगम हजरत महल ने वहाँ से रिवोल्ट का नेतृत्व किया था। जगदीशपुर से किसने किया था? तो कुंवर सिंह और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। तो चित्तौड़ जो था वो अनअफेक्टेड रह गया था रिवोल्ट ऑफ 1857 के समय में। अब लीडर्स का नाम दिया हुआ है एक तरफ, दूसरी तरफ एरियाज का नाम दिया हुआ है। हम लोग को देखना है कि किस लीडर ने किस एरिया में काम किया। तो बख्त खान कहाँ थे? हमें पहले डिस्कस किया। बख्त खान जो थे वो दिल्ली में थे।
मौलवी अहमदुल्ला कहाँ थे? मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे अवध से। कुंवर सिंह हमने डिस्कस किया अभी आरा से, और नाना साहब जो थे वो कानपुर से। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1 एंड 2। बख्त खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह जो थे उन्होंने आरा से किया था, और नाना साहब कानपुर से। अब ये भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। एक तरफ जो है प्लेसेस का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ लीडर्स का नाम दिया हुआ है। तो झांसी में कौन था? हमने डिस्कस किया है अभी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में कौन था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल। कानपुर में कौन था? तो कानपुर में थे अजीमुल्ला खान। और फैजाबाद में कौन था? मौलवी अहमद शाह। 4, 3, 2, 1 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में अजीमुल्ला खान और फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह। Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? 1857 के रिवोल्ट के समय में गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे। उसी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बन आ जाती है, और ये लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वायसराय बन जाते हैं इंडिया के। इन्हीं के समय में जो है वो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 भी आया था गवर्नर लॉर्ड कैनिंग के समय में, और जो है 3 हाई कोर्ट जो है बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में उसकी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ इनके समय में विडो रीमैरेज एक्ट 1856 को भी पास किया गया था। ये सब आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ये सब बातें हुई थी। Who was the प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो प्राइम मिनिस्टर थे पाल्मरस्टन। विस्काउंट पाल्मरस्टन जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे 1857 के समय में ब्रिटिश के। What was the main cause of the failure of 1857 revolt? 1857 की क्रांति का फेलियर का सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण देखिए लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो नहीं था, क्योंकि हिंदी और मुस्लिम में यूनिटी था। विद इन अ लिमिटेड पीरियड, विद इन अ लिमिटेड एरिया में तो था, लेकिन जितना भी था वो आंदोलन बहुत तेज था। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लैंडलॉर्ड्स पार्टिसिपेट भी करते तब भी उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला था नहीं। लेकिन जो स्ट्रैटेजी जो थी इन लोगों की कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं थी। जो भी समुदाय लड़ रहा था उसमें उन सबके अपने अपने अलग गोल थे, कोई ये कॉमन गोल नहीं था, और ना ही कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसकी वजह से ये जो है रिवोल्ट 1857 का फेल हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। Who called the revolt of 1857 a conspiracy? किसने 1857 के रिवोल्ट को एक कॉन्स्पिरेसी कहा था? तो वो तो जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर जो थे इन्होंने 1857 के क्रांति को एक कॉन्स्पिरेसी कहा था, जबकि वीडी सावरकर ने इसे कहा था, क्या कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जॉन सीले नाम के भी एक व्यक्ति थे, एक ब्रिटिशर्स थे। जॉन सीले ने इसे कहा था सिपाही म्यूटनी। जॉन सीले ने क्या कहा था? सिपाही म्यूटनी। जबकि जे.आर. होम्स जो थे, जे.आर. होम्स ने इसे कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, ये किसने कहा था? जे.आर. होम्स ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने इसे कॉन्स्पिरेसी कहा था। मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट 1857 एज अ फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर वाज कौन थे? अभी हम डिस्कस किया, वीडी सावरकर ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शंस इज ट्रू अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857? पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एन इंडियन म्यूटिनी। ये गलत है, क्योंकि इंडियन म्यूटिनी नहीं से इंडियन हिस्टोरियंस ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये गलत है, क्योंकि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इसे एक सिपाही म्यूटिनी कहा था, न कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। इट गेव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, क्योंकि जो 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश मोनार्क जो है वो डायरेक्ट इंडिया पर कब्जा कर लेती है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बन के रह जाती है। इसी वजह से जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक डेथ ब्लो हो जाता है। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लामेशन? यानी कि क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लामेशन के बाद इंडिया में क्या होता है? तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्स द इंडियन स्टेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि 1858 के बाद ये रूल लाया जाता है कि अब किसी भी स्टेट को अनेक्स नहीं किया जाता है। यानी कि जो पॉलिसी जो थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टाइप की जो पॉलिसी थी वो खत्म हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ये करेक्ट है, क्योंकि जो 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है कि जो
इंडियन स्टेट्स जो थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में काम करना शुरू कर देते हैं। और तीसरा है टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि 1813 में ही जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को रेगुलेट करना शुरू कर दिया गया था। और उस 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसकी बात कर रहे हैं। और उसी के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सिर्फ चाइना में टी का कारोबार कर रही थी। लेकिन 1833 के बाद इनका ट्रेड मोनोपोली जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, इसलिए ट्रेड से इसका लेना देना कोई नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following commissions is associated with the army reorganization after the suppression of revolt of 1857? यानी कि 1857 की क्रांति के सप्रेशन के बाद कौन सी कमीशन को बैठाया गया था आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो वो थे पील कमीशन। पील कमीशन ने जो है पील कमीशन को बैठाया गया था। और पील कमीशन ने क्या किया था कि कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन के बेसिस पे जो है उसके बाद आर्मी में रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया था। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स ने कहाँ से सोल्जर्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया था? तो वो गोरखाज, सिख्स एंड पंजाबीज जो थे इनसे जो है इन जगहों से सोल्जर्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इन सब ने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था। और जो बंगाल और बिहार के जो लोग थे इन लोगों ने तो बढ़ चढ़ के 1857 की क्रांति में भाग लिया था, इसलिए इन जगहों से जो सेना थी उनको रिड्यूस कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 1857 की क्रांति से यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।